दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। मैं हूं आपका सम्मत भैया। इकोनॉमिक्स की जो हंसती मुस्कुराती दुनिया थी वो काफ़ी दिनों से आ नहीं पाई, क्योंकि घर में बहुत फैमिली आई हुई है, बच्चे आए हुए हैं। तो मैं कोशिश कर रहा था कि ये क्लास आपको मेरे चेहरे के साथ देखने को मिले। 15 दिन हमारे और हमारे भांजों भतीजों में युद्ध चला, लेकिन वो जीत गए, मैं हार गया। इसलिए ये क्लास अब आपको बिना एक्सप्रेशंस के ही समझनी पड़ेगी, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, आप महसूस करना कि मेरा एक्सप्रेशंस क्या था समझाने का। ठीक है, इकोनॉमिक्स की ये क्लास शुरू करते हैं साहब। ठीक है, घाटे की दुनिया चल रही थी, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा ये सब अपन समझ चुके हैं। अब राजकोषीय घाटा यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, राजकोषीय घाटा अपन अभी समझेंगे। ठीक है, राजकोषीय घाटा तो यार ऐसे समझो, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि जैसे जो टोटल जितना घाटा होता है उसको कहते हैं राजकोषीय घाटा। हर प्रकार का घाटा आप जोड़ लो। ठीक है, जैसे अगर मान लो आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, ठीक, तो आप क्या करते होगे, उसको चला रहे हो। बस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को चला रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को चला रही है। मतलब चलाने का मतलब है कि एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो खर्चा होगा कि नहीं होगा? बिना खर्चे के तो कुछ होता नहीं है। पैसा तो सभी चीज़ों के लिए चाहिए। पति पत्नी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, भाई बहन हो, माता पिता हो, भाई सारे रिश्ते पैसे के बिहाफ पे ही चल पाते हैं। पैसा तो ज़रूरी है। तो इतना पैसा खर्च हो जाए कि बहुत सारे घाटे हो जाएं। भाई इनकम थी 100 रुपया, लेकिन लड़के ने लड़की को ले गया स्टारबक्स में और वहाँ पे 600 रुपये की कॉफ़ी खिला दी, तो घाटे में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कौन सा घाटा हो जाएगा? कॉफ़ी घाटा उसका। ठीक है भाई, वो कॉफ़ी घाटा हो गया। ऐसे उसको फिर शॉर्ट ड्रेस दिलवा दी बढ़िया सी, तो ड्रेस के लिए उसने 50 रुपये का उसका बजट था, 500 रुपये की उसने ड्रेस दिलवा दी, तो वो ड्रेस घाटा हो जाएगा। ऐसे ही देश चलाने के लिए कई सारे घाटे होते हैं साहब। तो इसका मतलब है घाटा, आपको पिछली जो वीडियो थी उसमें अच्छे समझाया था। घाटा क्या होता है कि बजट था, मतलब इनकम थी हमारी 50 रुपया, और हमने ड्रेस दिलवा दी 500 रुपये की, तो घाटा कितने का हो गया? 450 रुपये का हो गया कि नहीं हो गया? 50 का तो इनकम हुई, 500 खर्च हो गए, तो 450 घुसे गए हमारे। तो ऐसे ये होता है इनकम और आय यानी व्यय का अंतर। सभी प्रकार का, सभी घाटे मिलाकर टोटल जो घाटा होता है वो होता है राजकोषीय घाटा। इसका मतलब ये सबसे बड़ा होता होगा। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं। क्या क्या ऐड हो जाता है इसमें? बजट घाटा। ठीक है, बजट घाटा आपको पिछले वीडियो में समझाया था अच्छे से। और क्या क्या ऐड होता है? अब देखो, मान लो कॉफ़ी पिलाई थी स्टारबक्स में, या ड्रेस वाला एग्जांपल लेते हैं। 50 रुपये का आपका बजट था और 500 रुपये की उस लड़की को आपने ड्रेस दिलवा दी, तो 450 रुपये का घाटा हुआ। तो ये 450 रुपये कहाँ से आए आपके पास? कि आपके पास थे नहीं, लेकिन फिर भी आपने 500 रुपये की दिलवा तो दी ही, तो 450 का घाटा हो गया। तो ये आपका घाटा हुआ, वो हुआ बजट घाटा आपका। ठीक साहब, बजट घाटा हो गया एक तरीके से। लेकिन आपने उधार लिया ना पैसा, तभी तो 450 रुपया कहीं से मिले आपको। भाई दोस्त से उधार लिया या कहीं से उधार लिया, तभी तो उसको दिलवा पाई ड्रेस। तो उसको कहते हैं बाजार उधारी। जहाँ से आप घाटा झेलने के लिए पैसा ले रहे हैं, तो वो बाजार उधारी भी इसी राजकोषीय घाटा में जुड़ जाती है। ठीक है, यानी राजकोषीय घाटा बराबर बजट घाटा, और प्लस आपने बाजार से कुछ उधारी ले ली, वो भी उधारी भी जुड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों लायबिलिटी, यानी कि आपने कुछ उधार लिया किसी दोस्त से, तो हो सकता है वो आपका दोस्त कहे कि भाई साहब 450 रुपये उधार दे रहा हूँ तुमको, लेकिन बदले में ब्याज लूँगा, यानी कि बदले में तुमसे 450 की जगह 600 लूँगा, तभी मैं 450 तुम्हें उधार दूंगा। तो 450 उधार लिए, लेकिन बदले में 600 देने पड़े, तो 150 रुपये की लायबिलिटी भी हो गई हम पे। एक्स्ट्रा जिम्मेदारी बन गई कि भैया इसको कुछ एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो देयता हो जाती है। ओके, यानी कि राजकोषीय घाटा बराबर बजट घाटा प्लस जो बाजार से उधार लिया था वो, और उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वो लायबिलिटी। ये तीनों जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है? राजकोषीय घाटा। ठीक है साहब, ये राजकोषीय घाटा दोस्तों बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में बढ़ता चला जा रहा था। हिंदुस्तान वाले बड़े परेशान। भैया अगर खर्चा ज़्यादा हो जाता है फैमिली में तो धुआं निकलता है कि नहीं निकलता? तो फिर क्या करते हैं हम लोग भाई, कि एक कोई ऐसा नियम बना लेते हैं आपस में। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते कि नहीं कहते? भाई बॉयफ्रेंड हो गया, गर्लफ्रेंड हो गई। अब बॉयफ्रेंड को लग रहा है कि बहुत खर्चा हो रहा है, तो गर्लफ्रेंड से वो रिक्वेस्ट करेगा कि एक ऐसा है ना यार, हर संडे घूमने नहीं जाया करेंगे, महीने में एक संडे घूमने जाया करेंगे ताकि कम खर्चा हो। तो एक नियम बन गया कि अब हर संडे घूमने की जगह महीने में एक ही संडे घूमेंगे। ये नियम बन गया, ये कानून बन गया। तो ऐसे ही घाटे को रोकने के लिए बनाया उसने कानून। तो ऐसे ही राजकोषीय घाटे को रोकने के लिए सरकार ने एक नियम बना दिया, एक कानून बना दिया, जिसको कहते हैं राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन कानून।
अधिनियम मतलब क्या होता है? कानून। ठीक है, इतना मत समझो, यही समझ लो FRBM एक्ट। ठीक है, तो ये कानून बनाया गया था ताकि घाटे को कम किया जा सके। कौन से घाटे को? राजकोषीय घाटे को। और ये कब आया था? 2003 में। ठीक है, 2003 में ये घाटे को रोकने के लिए आ गया दोस्तों ये एक्ट। आप विश्वास नहीं मानेंगे दोस्तों, 5 मिनट हुई हैं, AC चला नहीं सकते क्योंकि आवाज़ आएगी, पंखे से भी आवाज़ आएगी रिकॉर्डिंग में, पसीने से नहा गया मैं तो 5 ही मिनट में बस। तो दोस्तों अभी हम समझते हैं कि ये FRBM एक्ट, अभी हम समझते हैं राजकोषीय घाटा, ये आपने सब समझ लिया मतलब। ठीक है, अब एक और घाटा होता है, कई तरह के घाटे होते हैं, उसको कहते हैं प्राथमिक घाटा, इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, प्राइमरी घाटा। ठीक साहब, तो प्राथमिक घाटा क्या होता है दोस्तों? मान के चलो ये जो राजकोषीय घाटा था ये बहुत बड़ा है, इसमें सारे घाटे मिला दिए जाते हैं तो उसको कहते हैं राजकोषीय घाटा। अगर इस राजकोषीय घाटे में से मान के चलो आपका घाटा था, राजकोषीय घाटा था मान के चलो 1000 रुपये, तो उसमें से उतना पैसा घटा दिया जाए जितना कि ब्याज देनी पड़ी। 1000 में से मान लो आपने माइनस कर दिया, अगर आपको किसी से ब्याज देनी पड़ी 200 रुपये, तो 1000 में से जब 200 घटा देंगे तो 800 रुपये का जो घाटा बचेगा वो हो जाएगा प्राथमिक घाटा। यानी राजकोषीय जो इतना बड़ा वाला घाटा है, सारा घाटा मिलाकर उसमें से मात्र अगर ब्याज घटा दी जाए तो वो निकल के आ जाता है प्राथमिक घाटा। यानी प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा, ये वाला टोटल, उसमें से माइनस ब्याज घटा दो बस, तो वो कहते हैं उसको प्राथमिक घाटा। ठीक साहब, ये आपने समझ लिया बहुत अच्छे से। ठीक है, यानी राजकोषीय घाटा तो बड़ा होता है, उसमें से बस ब्याज कितनी थी वो हटा दो तो वो प्राथमिक घाटा हो जाएगा। ओके साहब, ये आपने दोस्तों सारे घाटे समझ लिए कि क्या क्या होते हैं। पिछले वीडियो में हमने 2-3 घाटे समझाए थे, फिर रह गए थे कुछ तो आज समझा दिए। अब हमें लगता है कि आपका ये घाटा वाटे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी, क्योंकि भाई साहब इस वक्त जो तुम्हारी उम्र चल रही है वो आंधी मचाने की चल रही है, तूफान मचाए होगे हैं, सब घुमाते होगे, मतलब मौज है भाई। ठीक है, मौज करो, सभी लोग करनी भी चाहिए। ठीक साहब, उम्र है ये तो। अब कुछ दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जो बजट से रिलेटेड है। ठीक, जैसे अनुच्छेद 112 आपने देखा ही होगा, वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, ये बात सबको पता है, हमने पिछले वीडियो में बताई भी थी कि अनुच्छेद 112 यानी भारत सरकार जो बजट पेश करती है वो अनुच्छेद 112 से करती है। लेकिन कुछ बजट ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया ही बजट पेश करती हो, राज्यों में भी अपने बजट पेश होते हैं। यूपी में भी तो अपना बजट पेश होता है, हमने आपको वीडियो भी डाली है अपनी यूपी बजट की। तो राज्य जो बजट पेश करते हैं वो अनुच्छेद 202 के तहत करते हैं, जबकि इंडिया बजट 112 से करती है, जबकि स्टेट अपने 202 से करते हैं। ठीक है साहब, 202 राज्य जबकि 112 इंडिया। ठीक है, अब दोस्तों इंडिया की बात करते हैं अपन लोग, तो बजट बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो ऐसा तो है नहीं कि हमारी तुम्हारी है, हमारा तो खर्चा बनाने की जिम्मेदारी है कि कहाँ कहाँ धुआं मचाना है। तो बजट जो भारत सरकार पर बनाती है वो बनाता है वित्त मंत्रालय। अगर मंत्रालय पूछा जाएगा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है। आपने देखा भी होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं अपनी निर्मला सीतारमण जी, वही तो बजट पेश करती है। हमारी ताई, तुम्हारी ताई, प्यारी ताई, सबकी ताई, देश की ताई, भारत की ताई, निर्मला ताई, तो वित्त मंत्रालय ही वो पेश करती हैं साहब, वित्त मंत्री हैं। उसमें भी देखा जाए स्पेशली तो आर्थिक कार्य विभाग पड़ता है, एक डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक वर्क अफेयर्स का कहते हैं उसको डिपार्टमेंट, आर्थिक कार्य विभाग का, वो पूरा बजट तैयार करता है। ठीक है, कौन करता है? आर्थिक कार्य विभाग। और किस मिनिस्ट्री में आता है? तो वित्त मंत्रालय में। ठीक साहब, अंगोछा लेके बैठा हूँ पेड़ के नीचे ताकि पसीना पहुँचता रहूँ। ठीक साहब, पेड़ के नीचे नहीं हूँ, रूम में ही हूँ, लेकिन AC नहीं चलेगा ना, AC चलता है हल्की हल्की आवाज़ आती है रिकॉर्डिंग में, मज़ा नहीं आता फिर, तो आप लोग मज़ा ले पाएँ इसलिए मैं गर्मी में धुआं मचाया हूँ। ठीक साहब, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो ये बजट पेश कहाँ किया जाएगा, तो दोस्तों याद रखना ये बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पर पेश किया जाता है? लोकसभा में। और कौन तारीख डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति को पावर है, वो तारीख डिसाइड करते हैं, उस दिन लोकसभा में बजट को पेश किया जाता है। ठीक है, हालांकि ये अब पहले से तय कर दिया है कि 1 फरवरी को भैया वैलेंटाइन वाला महीना शुरू होता है फरवरी, तो उसी दिन पहली तारीख को बजट की व्यवस्था कर लो ताकि लड़के लड़कियां अपने हिसाब से जो भी चीज़ बुक करनी है वो कर लें। किसी को साहब कोई रेस्टोरेंट बुक करना होता है, किसी को कोई क्लब बुक करना होता है,
कुछ लोग ऐसे तूफान मचाने वाले होंगे, वो बस सिर्फ ओयो ही बुक करेंगे, उन पे वैलेंटाइन डे के अलावा और कुछ तो होता ही नहीं है। बस एक ही चीज़ है उन्हें कि बस कमरा बुक होना चाहिए, बाकी भाड़ में जाए। ऐसे भी तूफानी दोस्त है मेरे। आप में से भी 2-4 ऐसे होंगे जिन्हें बस कमरा ही कमरा चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक है, बहुत ज़रूरी है भाई, जीवन जियो साहब, ऐसी जवानी फिर बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, पहले धुआं बचा लो, बजट वजट तो पढ़ते ही रहेंगे बाद में। ठीक है। तो जैसे आप कमरा अपना निर्धारित कर लेते हो, वैसे राष्ट्रपति डेट भी निर्धारित कर देते हैं कि साहब कहाँ पे बनेगा कार्यक्रम, लोकसभा में बनेगा। ठीक है, ओके। और अगर लोकसभा में आपका कार्यक्रम नहीं हो पाया तो रिश्ता कैंसिल। ठीक है, यानी कि पारित नहीं हुआ ये बजट तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो भाई साहब इसलिए लोकसभा में ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई जाएगी, ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई जाएगी कि जो है धुआं मचा के रख दो, रिलेशनशिप और मजबूत हो जाए, एकदम मज़ा आ जाए आज एकदम। समझ रहे हो। तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र न देना पड़े, इसलिए ये बजट अपना पास होना भी जरूरी है। ठीक साहब, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है, जंगल में एक शेर रहता था। ठीक है, ये कहानी ऐसी चलती है ना, यानी बहुत पुरानी बात है। 1921 में, आज से 104 साल पहले, एक एकवर्थ कमेटी बनी हुई थी। ठीक है, एकवर्थ कमेटी थी। उसने सिफारिश करी कि रेल वाला जो बजट आता है, छुक 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 रेलगाड़ी छुक 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 छुक, और एक आता है आम बजट वाला जिसमें सारी योजनाएं होती हैं, ये अलग अलग पेश किए जाएं। भाई रेलगाड़ी के लिए अलग से बजट बना दो और बाकी चीज़ों के लिए आम बजट अलग से बना दो। तो ये अलग कर दिया, रेल और आम की मोहब्बत अलग अलग करी एकवर्थ कमेटी ने। ठीक है, ये एक ऐसी तूफानी था जिसने रेल को आम बजट से अलग कर दिया। ठीक है, ओके साहब। तो ये किसने किया था? एकवर्थ कमेटी ने। ठीक, 1925 में, आज से 100 साल पहले पहली बार ये दोनों अलग अलग हुए थे। आज से 100 साल पहले लैला और मजनू की मोहब्बत को अलग अलग किया गया था। लैला मतलब रेल और मजनू मतलब आम बजट। ठीक है, आज से 100 साल पहले। हाँ, बताओ कितनी गलत बात है। एक वर्थ तुम्हें तो ना नरक में जगह नहीं मिलेगी, तुमने लोगों को अलग अलग करा दिया। ठीक है, लेकिन फिर विवेक देबरॉय पैदा हुए, धरती पे अवतार लिया विवेक देबरॉय ने। इन्होंने एक वर्थ से कहा कि तुम्हारा जन्म ही वर्थ नहीं था, तुम पैदा ही काहे के हुए, तुमने अलग अलग करा दिया, तुम्हारी ऐसी तैसी। विवेक देबरॉय ने फिर से रेल को या और आम बजट को फिर से इनका जो है पैचअप करा दिया, और ये पैचअप कराया गया है 2017 में, अभी कुछ सालों ही पहले। ठीक है, तो विवेक देबरॉय बहुत अच्छे आदमी, उन्होंने पैचअप करा दिया लैला और मजनू का। लैला कौन है? रेल, और मजनू कौन है? आम बजट। तो ये 2017 में फिर ऐसा हुआ विवेक देबरॉय कमेटी के कहने पर कि अब रेल बजट और आम बजट साथ में पेश होने लगे। ठीक है साहब, यानी एकवर्थ कमेटी ने ये दोनों बजट अलग अलग पेश करने की सिफारिश की थी, जबकि विवेक देबरॉय ने इनको साथ में पेश करने की सिफारिश करी और 2017 में फिर से ये पेश होने लगे थे। ठीक है साहब, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, मज़ा आ रहा है, मज़े लेते रहो। ठीक है, अब दोस्तों कुछ पुराना इतिहास भी समझ लेते हैं कि बजट की शुरुआत कैसे हुई, कैसे क्या हुआ, कहाँ से कहानी बनी पूरी बजट की। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अपन लोग समझते हैं, सुनते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा। मैं इंस्टाग्राम पे कई लड़के लड़कियों के मैसेज के रिप्लाई कर रहा हूँ। मैं लगातार देख रहा हूँ कि आप में से ज़्यादातर, सभी नहीं, बहुत लोग अपनी लव लाइफ से परेशान हैं। मैं उनकी लव लाइफ को देख देख के परेशान हो रहा हूँ। मतलब दिक्कत उनकी लाइफ में चल रही है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत एग्ज़ाम की तो है ही, एग्ज़ाम का तो प्रेशर है ही, लेकिन प्यार का भी वो परेशान है। मतलब वो खुश नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि उनका पार्टनर उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा जैसा कि वो डिज़र्व करते हैं। मैं दोस्तों बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, वैसे मैं क्या ही आपको बताऊँ, आप खुद समझदार हैं। मेरा बस यही कहना है दोस्तों कि आप लोग अपने खुशियों की, जो आपकी खुशियाँ हैं, अपने खुशियों की, जो आपके खुशियों का जो ताला है, उसकी चाबी किसी दूसरे इंसान को आपने सौंप रखी है। वो इंसान आपका प्रेमी हो सकता है, प्रेमिका हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई भी हो। क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग? आपकी हैप्पीनेस आप डिसाइड करेंगे, ना कि कोई दूसरा व्यक्ति। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप ये कर रहे हो कि भाई उसने मेरा मूड ख़राब कर दिया, उसने मुझसे ऐसा कुछ बोल दिया कि अब मेरा मन नहीं लग रहा, उसने मुझे हर्ट कर दिया तो आपका पूरे दिन पढ़ाई नहीं हो पा रही, आप डिस्टर्ब हो रहे हो। ये क्या मतलब है ना? समझदार हो आप लोग
ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी खुशियों के ताले की चाबी किसी दूसरे इंसान को नहीं देनी चाहिए। मैंने तो नहीं दे रखी दोस्तों, मैं कभी दूंगा भी नहीं। मैं अपनी खुशी खुद अपने हिसाब से डिसाइड करूँगा। लोग तो आपकी लाइफ में हर्ट करने के लिए पैदा ही हुए हैं। लोगों का जन्म है कि जन्म ही इसीलिए होता है दुनिया में कि वो आपको परेशान कर सकें। ठीक है, किसी न किसी रूप में वो परेशान करते हैं। लेकिन कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे भी होंगे जो आपको खुशियाँ देते होंगे। तो आप ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करो जो आपको हैप्पीनेस देते हैं। ठीक है, ठीक, ऐसा मत करो कि तुमने मुझसे ये कह दिया मेरा मन नहीं लग रहा। कोई डमरू बजाएगा और आप नाचोगे, इसलिए थोड़ी पैदा हुए तुम कि उसने डमरू बजा दिया खुशियों का तो आप खुशी में नाच रहे हो, उसने डमरू बजा दिया टेंशन का तो आप टेंशन लेके परेशान हो रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। सेल्फ लवर बनो। ठीक है, ये बात मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, उम्मीद है ये बात मेरी समझोगे आप। बाकी मैं एक्सप्रेशन के साथ समझाऊंगा। ठीक है, फिर अपन लौटते हैं। बात मेरी समझना, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि खुद अपने आप से खुश रहना सीखो। कोई दूसरा व्यक्ति आपका हाथ पकड़ के आपको खुश रख के जरूरी थोड़े नहीं है। ठीक साहब, आगे बढ़ते हैं अपन लोग दोस्तों। ये वॉयसरॉय कैनिंग हुए, इन्होंने आपने हिस्ट्री में इनका खूब नाम सुना होगा, कैनिंग साहब। ठीक है, कैनिंग साहब ने क्या किया, इंडिया में बजट प्रणाली की शुरुआत कराई। तो कौन से वॉयसरॉय के कार्यकाल में इंडिया में बजट प्रणाली शुरू हुई थी? लॉर्ड कैनिंग। वही 1857 के विद्रोह के टाइम पे भी तो यही थे कैनिंग। तो इन्होंने बजट प्रणाली शुरू करी और खुद तो ये साहब गवर्नर जनरल हैं, वॉयसरॉय हैं, तो किसी को ठेका दिया होगा ना कि तुम जाके अब पढ़ दो भाई बजट। तो जेम्स विल्सन इनके दोस्त थे कैनिंग के। तो कैनिंग ने अपने फ्रेंड से कहा, विल्सन तुम यार जाके पढ़ दो, प्लीज़ प्लीज़ पढ़ दो। तो विल्सन ने कहा ठीक है, नेकी और पूछ पूछ, वैसे तो मैं कोई पूछता नहीं है, तुमने पूछा है तो अब कर देंगे ये काम। तो विल्सन यानी जेम्स विल्सन ने पहली बार 1860 में बजट पेश किया। कब बजट पेश किया? 1860 में। किसने बजट पेश किया? जेम्स विल्सन ने। और कौन गवर्नर था या वायसराय था? तो कैनिंग। ठीक है, याद रखना जेम्स विल्सन। इसका मतलब है जो बजट प्रणाली है भारत में, बजट प्रणाली भारत में बजट प्रणाली का जो संस्थापक माना जाता है वो जेम्स विल्सन को ही माना जाता है, क्योंकि जेम्स विल्सन ने ही पहली बार इंडिया में बजट पेश किया था। ठीक है, बजट किसने पेश किया इंडिया में पहली बार? जेम्स विल्सन ने। इसीलिए बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। ओके साहब, अब अपन आगे चलते हैं। ये तो दोस्तों अंग्रेज थे, जेम्स विल्सन वगैरह। ये तो 1947 तक इंडिया में रहे। तो 1947 के बाद तो इंडिया अपना आज़ाद हो गया, तो यानी स्वतंत्र हो गया भारत। तो स्वतंत्र भारत का पहली बार बजट किसने पेश किया? यानी 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, तब बजट किसने पेश किया? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था R.K. षणमुखम शेट्टी द्वारा। सुनील शेट्टी के दादाजी रहे होंगे ये। तो पहली बार जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तो बजट पेश किया सुनील शेट्टी के दादाजी षणमुखम शेट्टी ने। ठीक है, किसने? षणमुखम शेट्टी। बोलो बोलो, नाम लो, षणमुखम शेट्टी ने। ठीक है, षणमुखम शेट्टी। सड़े हुए मुंह के साथ कर दिया था क्या, तभी इन्हें नाम रख दिया। आज़ाद हुआ था, टेंशन में चल रही थी, पैसा ही से था नहीं, सारा पैसा बंटवारे में चला गया, अंग्रेज लूट के ले गए, तो मुंह तो सड़ा हो ही जाएगा। तो सड़े हुए मुंह के साथ शेट्टी जी ने भारत का पहला बजट पेश किया। ठीक है, ऐसे आप याद रखना। आज़ाद हुआ था ना, तुरंत आज़ाद हुआ है, तो मुंह तो सड़ेगा ही, क्योंकि पैसा ही नहीं है, सारा पैसा तो लूट के ले गए अंग्रेज और कुछ बंटवारे में चला गया। फिर साहब इंडिया 1950 में रिपब्लिक हो गया, क्योंकि इंडिया का संविधान एग्जीक्यूट हो गया, लागू हो गया। तो उसको क्या कहते हैं? रिपब्लिक यानी गणतंत्र। तो गणतंत्र भारत का पहला जो बजट है वो जॉन मथाई ने पेश किया था। ठीक है, किसने पेश किया था गणतंत्र भारत का? जॉन मथाई ने। बोलो बोलो, जॉन मथाई ने। किसने पेश किया है? जॉन मथाई। कौन से भारत का? गणतंत्र भारत का। भारत गणतंत्र कब बना? 1950 में। 26 जनवरी 1950 को तो गणतंत्र दिवस शुरू हुआ, हैप्पी रिपब्लिक डे कहते हैं ना, वही वाला। जबकि स्वतंत्र भारत में सड़े हुए मुंह से गणतंत्र भारत में मलाई मार दी इनने। ठीक है, जॉन मथाई। अब तो पैसा हो गया, 3 साल हो गए, अब तो हम रिपब्लिक भी हो गए, तो मलाई मार दी, यानी जॉन मथाई। ठीक है, आपने ये भी समझ लिया। अब दोस्तों देखो, और भी चीज़ें समझनी है। इंडिया में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किसने किया? ये भी तो इम्पोर्टेंट है जानना। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बार बजट जो पेश किया गया है वो मोरारजी देसाई जी के द्वारा पेश किया गया है, 10 बार। ठीक है, 10 का दम। तो मोरारजी देसाई 10 का दम खेलते रहे और सबसे ज़्यादा बजट पेश कर दिया। किसने? मोरारजी देसाई ने।
ठीक साहब, मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है, 10 कदम यानी 10 बार। अब दोस्तों आपको ये भी देखना है कि बजट में किन किन चीज़ों के अनुमान का जिक्र होता है, क्या क्या बजट में लिखा होता है, वो भी जानना ज़रूरी है। तो देखो कुछ नहीं होता है साहब, 3 साल के आंकड़े होते हैं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, 1 2 3 लिखा है ना, यानी 3 साल के आंकड़े होते हैं। एक पिछली साल की, ठीक है, एक चालू साल की और एक आगामी। नहीं समझे? 3 जिंदगियां चलती हैं हमेशा अपनी लाइफ में। एक होती है एक्स, जो पहले कभी थी या पहले कभी था, लड़कियों का था भी तो हो सकता है, तो एक्स था, हमारा एक्स थी। फिर चालू यानी करंट पोजीशन में कोई चल रही है, तो वो इस, ठीक है, ये भी तो हमारी डिटेल में आएगी कि नहीं आएगी। फिर इसके संग चालू यानी करंट में कोई चल रही है या चल रहा है, जरूरी थोड़ी उससे ब्याह ठिया तुम्हारा हो ही जाए। हो सकता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई एक और आ रहा हो तूफान मचाने शादी करके। एक होता है आगामी, यानी एक्स, प्रेजेंट और फ्यूचर, 3 सालों के आंकड़े इन बजट में लिखे होते हैं। पिछली साल के व्यय प्राप्ति आंकड़े, इस साल के और अगली साल के अनुमान, यानी 3 सालों के आंकड़ों का उल्लेख हर बजट में किया जाता है। आईएएस में आया क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि यही सेम लिखे हुए थे। अब लोगों को पता ही नहीं था कि लोगों ने लगाया कि पिछली साल के लिखते हैं और इस साल के लिखते हैं। लोगों को पता ही नहीं था कि अगली साल के भी लिख देंगे, फ्यूचर का भी लिख देंगे, तो सच में फ्यूचर का भी लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपको पूरा बजट आपका समझ लिया आपने, मतलब पूरे अच्छे से। बाकी इंडिया का बजट का जो इस साल का पेश हुआ है 2025-26 वाला, वो तो उसके लिए तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे। यूपी का बजट हम आपको बता ही चुके हैं साहब। ठीक है, अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। आज बहुत सी चीज़ें पढ़ ली, रिवीजन नहीं करेंगे तो सब भूल जाएंगे, तो थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। यहाँ से हमने शुरू किया था राजकोषीय घाटे से। तो वही राजकोषीय घाटा क्या था कि सभी प्रकार के घाटों का योग, सबसे बड़ा घाटा जिसमें बजट घाटा, उधारी और लाइबिलिटी, ये आपने समझी थी अच्छे से। ये तीनों को जोड़ दें तो राजकोषीय घाटा हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब राजकोषीय घाटा बराबर बजट घाटा प्लस उधारी प्लस लाइबिलिटी। ठीक, इस घाटे को कंट्रोल करने के लिए 2003 में FRBM एक्ट लाया गया था। FR मतलब राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में लाया गया। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट कब लाया गया था? 2003 में। फिर प्राथमिक घाटा क्या होता है कि ये जो बड़ा वाला राजकोषीय घाटा है उसमें से सिर्फ ब्याज माइनस कर दो तो प्राथमिक घाटा निकल आता है। फिर ये 202 में राज्य सरकार बजट पेश करती है, अनुच्छेद 202 में, जबकि 112 में इंडिया का बजट पेश होता है। बजट बनाने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय पे है, उसमें भी आर्थिक कार्य विभाग बजट को बनाने की जिम्मेदारी रखता है। यह अभी आपको समझाया था। राष्ट्रपति डेट डिसाइड करेगा कि किस तारीख को लोकसभा में धुआंधार बजट पेश किया जाएगा, और अगर बजट पेश नहीं हुआ तो इस्तीफा देना पड़ जाएगा। ठीक, आपको भी समझाया था, बढ़िया परफॉर्मेंस पे पूरा ओयो का कमरा करा के आपको सब याद कराया। और क्या क्या मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकली करके दिखाऊं तभी याद करोगे क्या? ऐसी थ्योरी में समझ लो। ठीक है साहब, आगे देखो। फिर ये एक वर्त आए थे जान के दुश्मन, जानी दुश्मन है ये एक वर्त। 1921 में इनने रेल और आम मोहब्बत अलग अलग कर दी, जबकि 1925 में ये पहली बार ऑफिशियली अलग अलग पेश किए गए। फिर विवेक देबरॉय आए, बहुत दिल वाले आदमी थे, इनने रेल बजट और आम बजट की मोहब्बत को फिर से एक साथ ला दिया और 2017 में ये धूम धड़ाके के साथ एक साथ पेश किए गए। वॉइस रॉय कैनिंग के टाइम पे पहली बार इंडिया में बजट प्रणाली लॉन्च की गई। जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट पेश किया 1860 में। इंडिया में बजट प्रणाली के संस्थापक कौन है? जेम्स विल्सन। फिर स्वतंत्र भारत में देखा जाए तो सड़े हुए मुंह के साथ षणमुखम सेट्टी ने 1947 में पहली बार बजट पेश किया, जबकि रिपब्लिक भारत यानी गणतंत्र भारत का पहला बजट, रिपब्लिक हो गए तो मलाई मार दी, जॉन मथाई ने 1950 में पेश कर दिया। सबसे ज़्यादा बजट पेश किसने करे? 10 का दम दिखाने वाले मोरारजी देसाई ने। ठीक है, और पिछले 3 मतलब पिछली साल का, इस साल का और आगामी साल का, तीनों का अनुमान इसमें लिखा होता है। इस तरीके से दोस्तों पूरा बजट टॉपिक खत्म। अगला टॉपिक है अपना कर, टैक्सेशन। मज़ा आएगा देखना, इसको बहुत कॉमेडी करा के आपको याद कराने की कोशिश करूँगा ताकि धुआं धड़ाके से आप इसको दिमाग में बिठा लो। जो लोग नए हैं उनको बता दें, इसकी PDF हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, और जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो तो बना ही रहे हैं, उनका तो मौज ही चल रही है। तो जैसा आपको सही लगे, अगर आप PDF के भरोसे हो तो आपको PDF भी मिलेगी, टेंशन मत लो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बस पढ़ते जाओ, समझते जाओ। जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनको अपने नोट्स में से याद कर लें, कुल मिला के याद कर लेना। ठीक है, हम तो समझा ही रहे हैं अच्छे से ताकि आपको याद हो जाए, बाकी याद करो। ठीक, सोनम तो बेवफा निकली है, सब पता चल गया वो इंदौर वाला केस।
सोनम ने धुआं मचा दिया। वो उल्लू सा उसका बॉयफ्रेंड है, आज हमने रवि सर के चैनल पर भी डिस्कस किया था। मतलब एक तरफ लंगूर को देख रख लो और उसको एक तरफ बॉयफ्रेंड को रख लो यार, कोई मतलब ही नहीं है। अब लड़कों को स्मार्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें कोई गर्लफ्रेंड बनानी है, अपनी प्यार करना है, तो स्मार्ट मत बनो, गंजे हो जाओ, गंजे मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल टकले हो जाओ एकदम, ठीक है। और चेहरे पे एकदम कालिक पोत लो अपने, तभी लड़कियां तुम्हें पसंद करेंगी। लड़कियों की अब टेस्ट बदल चुका है। पहले लड़कियों को सलमान खान, शाहरुख खान ऐसे लड़के पसंद आते थे, ऋतिक रोशन जैसे, रणबीर कपूर। हमारा पूरा खर्चा हो जाता है कि महीने में 2,000 रुपये हमारे हेयर स्टाइल में चले जाते हैं कि ताकि हमारी हेयर अच्छे लगें, बाल हमारे अच्छे लगें, तो लड़कियों देखें हमें। लेकिन अब तो जब से ये सोनम वाला केस आया है, तब से उसके बॉयफ्रेंड की शक्ल देख के हमारा ना एकदम दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा अब हम गंजे हो जाएंगे, कालिक पोत के चला करेंगे, एकदम फटा पैंट पहन के, तभी लड़की हमें पसंद करेंगी। बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं, तुम सभी लड़कों से कह रहा हूँ, एकदम गधे बन जाओ, तब तुम्हें लड़कियाँ पसंद करेंगी। लड़कियों का टेस्ट बदल चुका है। इंदौर केस से मेरा भाई साहब भरोसा उठ गया लड़कियों के टेस्ट पे। लड़कियों की चॉइस एकदम एकदम उल्लू जैसी हो गई है। यार वो लड़के को बताओ, उसने धुआं मचा रखा है, एक से बढ़कर एक। वो लप्पू सा सचिन और आ गया था कुछ दिनों पहले, वो भी लप्पू सा सचिन था। पाकिस्तान से भाभी चली आई उसके लिए, बताओ, लप्पू से सचिन के लिए। मैं तुम्हारा दिमाग खराब होता है। चलो साहब, लप्पू से सचिन को छोड़ते हैं। मैं तो आज कह दिया अपने हेयर प्लानर से, जो मेरा हेयर काटता है, देखता है, उससे कह दिया, तो एक काम कर, बीच में से पूरा गंजा कर दे मुझे, तभी मेरे को लाइन मिलेंगी, ठीक है। टैक्स देखते हैं साहब, ठीक। कर देखो, कर साहब 2 तरीके के होते हैं, ठीक दोस्तों। 2 तरह के आपके कर हो गए, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। ये तो सब जानते ही होंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इंग्लिश में कहते हैं। कर मतलब टैक्स लगेगा साहब, मज़ा आएगा। तो प्रत्यक्ष कर कौन होता है और अप्रत्यक्ष कर कौन होता है, देखो फिर आपको प्यार से समझाऊं। एक होती है सीधी गर्लफ्रेंड है हमारी, भाई वो मेरी सीधी सीधी गर्लफ्रेंड है और कुछ नहीं है, मतलब एकदम डायरेक्ट है मेरा रिश्ता उससे। एक होती है गर्लफ्रेंड तो नहीं कह सकते, दोस्त है मेरी, दोस्त भी नहीं कह सकते, मतलब दोस्त जैसी है। हाफ गर्लफ्रेंड भी नहीं कह सकते, क्योंकि हाफ गर्लफ्रेंड भी नहीं है यार, समझ ही नहीं आ रहा। वो होता है अप्रत्यक्ष वाला रिश्ता, ठीक है। अब देखो आपको याद कराऊं, अगर सीधे सीधे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है भाई साहब, या बॉयफ्रेंड है आपका सीधे सीधे, तो धुआं धुआं आपको पूरा अकेले झेलना है। यानी जितने भी आघात होंगे, इम्पैक्ट होगा, और जितने भी इंसिडेंट्स होंगे, वो उसी रिश्ते पर सीधे सीधे पड़ेंगे जो रिश्ता निभा रहा है, चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो। कोई तीसरा उसमें एंट्री नहीं मारेगा, है ना। सीधे सीधे रिश्ते हैं ना, जब प्रत्यक्ष हमारे संबंध बन गए हैं 2 लोगों में आपस में, तो कोई तीसरा थोड़ी उंगली करेगा आके, और तीसरा उंगली कर रहा है तो समझ लो बेटा तुम्हारा काम खराब होने वाला है। तो कोई भी जब पैसा खर्च हो रहा है, तो इन्हीं दोनों पे ही इम्पैक्ट हो रहा है, यही दोनों ले रहे हैं, कोई तीसरा बंदा टैक्स नहीं देगा, इन्हीं दोनों को झेलना पड़ेगा। वो कहता है प्रत्यक्ष कर। यानी कराघात और करापात उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं जिस पर सरकार कर लगाती है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपस में जब सेट हैं, तो वही दोनों झेलें। तो बस चाहे टैक्स का इम्पैक्ट हो, चाहे टैक्स का इंसिडेंस हो, उन्हीं दोनों को झेलना है। तो उसी व्यक्ति को झेलना है जिस पर सरकार लगाएगी, ठीक है। ये होता है प्रत्यक्ष कर में, कोई तीसरा एंट्री नहीं मारेगा। लेकिन अप्रत्यक्ष में अलग है। यहाँ पे हो सकता है कि वो तुम्हारी दोस्त हो सकता है तुम्हारी हाफ गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, या हाफ बॉयफ्रेंड भी हो भाई, ठीक। मतलब अभी रिश्ता फाइनल नहीं है, प्रत्यक्ष है, आप डायरेक्ट नहीं कह सकते उससे कोई भी बात, आप घुमा फिरा के भले ही कह पाओ। तब क्या होता है, तो वास्तविक जो बोझ होगा कर का, जैसे आपकी वो क्लियर रिलेशन में तो है नहीं, तो हो सकता है कि जो वास्तविक बोझ है, उस लड़की ने कुछ खरीदा, मान के चलो आप बॉयफ्रेंड हो, ठीक है, या ये कोई गर्लफ्रेंड है, इसने कुछ खरीदा, तो आपका डायरेक्ट बॉयफ्रेंड तो हो नहीं, आप तो दोस्ती हाफ गर्लफ्रेंड इस वाली लाइफ में जी रहे हो। तो ज़रूरी थोड़े नहीं है कि सारा पेमेंट आप ही करो। हो सकता है कोई तीसरा शाहरुख खान आके पेमेंट कर जाए और तुम यहाँ पे घंटा बजाते रहो देख के, ये भी तो हो सकता है। तो कर के वास्तविक बोझ को बदला जा सकता है, इनडायरेक्ट रिलेशंस में है, ये भी होता है। और ऐसा भी होता है कि बेटा तुम खर्चा उठाते रह गए, तुम तो अपने आप को उसका बेस्ट फ्रेंड समझ रहे थे, तुमने खर्चा उठा लिया उसका, और भाई साहब घूम किसी और के संग रही है, तो वास्तविक बोझ तो बदल गया, तुम्हारे ऊपर पैसे का बोझ आ गया, बाकी ज़िंदगी के मौज वो काट गया, ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब चीज़ें बदली जा सकती हैं। अप्रत्यक्ष कर में यूपीएससी में जो स्टेटमेंट आया था वो सेम ये था, अप्रत्यक्ष कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये स्टेटमेंट उसका सही था।
कर के वास्तविक बोझ को बदला जा सकता है अप्रत्यक्ष कर में, जबकि प्रत्यक्ष में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि यहाँ तो रिश्ता तय हो चुका है। ठीक है, ऐसे आप याद कर लोगे साहब। अब दोस्तों इसकी कई सारी ट्रिक भी हमने बनाने की कोशिश करी है एग्जाम्पल को लेके। तो देखो तमाम प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, तमाम अप्रत्यक्ष कर के भी उदाहरण है। तो आप सिर्फ इतना याद रख लो तो आपका काम बन जाएगा। केंद्र सरकार के सभी कर याद कर लो, बचे हुए राज्य सरकार के बच गए तो राज्य के याद ही नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, जब केंद्र के हमने सारे याद कर लिए तो राज्य के याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपको केंद्र का तो सिंपली पता भी होगा कि जैसे इनकम टैक्स लगता है वो डायरेक्ट लगता है ना, प्रत्यक्ष कर है। इनकम टैक्स है, कॉरपोरेट टैक्स है। अगर आप किसी को गिफ्ट देने जा रहे हो तो डायरेक्ट दोगे ना, तो उपहार कर भी तो प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, स्टेट ड्यूटी का मतलब होता है कि कोई आप घर खरीदना चाह रहे हो, बिल्डिंग खरीदना चाह रहे हो, तो वो भी आप डायरेक्टली खरीद रहे हो, मतलब आपके कंट्रोल में रहेगी, वो आप ही की हो जाएगी। तो स्टेट ड्यूटी भी प्रत्यक्ष कर है। संपत्ति भी दोस्तों आपकी ही होती है। जेब में पैसा ले घूम रहे होगे तो हमारा तो हमें थोड़ी दे दोगे। आरओ बन जाओगे तो सैलरी आएगी, संपत्ति आएगी, वो आपकी तो होगी, मेरी थोड़ी नहीं होगी। तो संपत्ति पर भी डायरेक्ट टैक्स जो कर लगता है उसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक, एक होता है लाभांश कर, मतलब आपने कहीं से 50 रुपये का प्रॉफिट कमाया, उसमें से थोड़ा सा अंश सरकार को लाभ देना पड़ेगा। ठीक है, ये शेयर वेयर के में होता है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा दिमाग में लगाएं। लाभांश कर भी प्रत्यक्ष कर है और ये सारे के सारे कर केंद्र सरकार के हैं। ठीक है, आयकर, निगम कर, निगम मतलब कॉरपोरेट टैक्स, उपहार, स्टेट ड्यूटी, संपत्ति कर, लाभांश कर, ये सारे कर किसके हैं? केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं। ठीक है, तो अब आप केंद्र सरकार के ही अप्रत्यक्ष कर भी समझ लेते हैं। ये दोनों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अगर केंद्र सरकार के याद हो गए तो बचे हुए सारे राज्य सरकार के हो जाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आता भी नहीं है, लेकिन बस आपको समझा दे रहे हैं ताकि इकोनॉमिक्स में आपकी अच्छी समझ बने। तो देखो, ये केंद्र के तो आपने ये कथा समझ ली, आयकर, निगम कर, उपहार कर, स्टेट ड्यूटी, संपत्ति कर, लाभांश कर। अब अपन समझते हैं केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष करों के उदाहरण। सिंपली है दोस्तों, एक नाम की लड़की है सीमा। ठीक है, सीमा का अगर तुम उत्पाद की बिक्री करोगे, बिक्री ये ठीक से लिख दो, बिक्री, बिक्री लिख गया है ना ये, बिक्री। ठीक है, बिक्री ये येलो से लिख गया, वाइट से लिख देते ना, तो सीमा के उत्पादों की बिक्री। ठीक, अब सही है। अरे यार, फिर ये तो वाइट से लिख गया, मतलब येलो से कैसे हो रहा है ये? बिक्री, अब सही है ना। तो सीधे सीधे आपको याद रखना दोस्तों कि सीमा एक लड़की है। अप्रत्यक्ष करो कि ट्रिक बता रहा हूँ, सीमा एक लड़की है, उसके उत्पाद की बिक्री करोगे, यानी सीमा कर, उत्पाद कर और बिक्री कर। ठीक है, सीमा के उत्पाद की बिक्री करोगे तो बदले में तुम्हारी सेवा करेगी। ठीक है साहब, भाई तुम किसी का प्रोडक्ट बेचोगे तो सेवा ना मिलेगी तुम्हें, मजा आ जाएगा, सीमा भी खुश होगी, तुम भी खुश होगे। ठीक है, तो सीमा के उत्पाद की बिक्री करो, बदले में सेवा ही सेवा मिलेगी। यानी ये चार जो कर हैं वो केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर हैं। ठीक, सीमा कर, उत्पाद कर, बिक्री कर और सेवा कर। सीमा के उत्पाद की बिक्री करो, सेवा ही सेवा मिलेगी सीमा की तरफ से। ठीक है साहब, तो ये इस तरीके से आपने करों का भी उदाहरणों को सहित समझ लिया। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और सब बढ़िया चल रहा है, मस्त तैयारी चल रही है एकदम, स्माइल के साथ तैयारी करते रहो। बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज मत लगा लेना, नहीं धुआं मचा दो टेस्ट सीरीज लगा के। उतने ही टेस्ट लगाना जितना एनालिसिस कर पाओ, रिवीजन कर पाओ। जे नहीं है कि सवेरे संजय टेस्ट सीरीज पे ले जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है साहब, भाई उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। चलो फिर कथा शुरू करते हैं अपनी। सत्यनारायण की इकोनॉमिक्स भगवान वाली कथा चल रही है। जे एक बार बुद्धि में घुस गई तो जिंदगी भर के लिए हो जाएगी, बस ये है। वैट सुना होगा आपने दोस्तों, मूल्य वर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट सुना है? वैट ये पहले लगता था, अब तो ये जीएसटी आ गया है वैट की जगह। अब तो जीएसटी ने वैट की कहानी ख़त्म कर दी। तो वैट जो था वो सबसे पहले दोस्तों लगा था हरियाणा में। ठीक है, 2005 में, जब अपन लोग बहुत छोटे छोटे थे, हाई स्कूल में रहा होगा, कोई 7th 8th में रहा होगा। ठीक है, हम लोग 7th में थे, 7th 8th में, मतलब और पहले की बात है, 4th 5th में ही रहे होंगे। ठीक है, तो 2005 में सबसे पहले हरियाणा में वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट लगा। वैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर। कहाँ लगा था सबसे पहले? 2005 में लगा था हरियाणा में।
और सबसे पहले विश्व में सबसे पहले कहाँ लगा? फ्रांस में, बतौर जीएसटी। यानी कि फ्रांस में ही सबसे पहले वेट लगा और फ्रांस में ही सबसे पहले जीएसटी लगा। ये दोनों चीज़ें साथ में लिख दी है। जबकि अगर उत्तर प्रदेश में बात करी जाए तो सबसे आखिरी में लगा, सबसे पीछे रह गए वेट लगाने में यूपी, और 2008 में यूपी में लगा। यानी 2005 में सबसे पहले लग गया हरियाणा में, जबकि सबसे अंत में लगा उत्तर प्रदेश में 2008 में। पूरी दुनिया में फ्रांस में सबसे पहले बतौर जीएसटी, बतौर वेट कहाँ लगा? फ्रांस में। ये आपने थोड़ा वेट को भी समझ लिया। वेट क्या होता है समझने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब ये ख़त्म हो गया, अब इसकी जगह जीएसटी आ गया है। ठीक है। अब ये दोस्तों कुछ कर सुधार समितियां हैं, ये भी हमें याद करनी है। अभी देखो हंसते मुस्कुराते याद होंगी, धुआं मचा देंगे याद करा करा के एकदम। बस तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। मैं भी सोच रहा हूँ कैसे भी तुम्हारी नौकरी लग जाए, तो तुम लोग खुश रहो, ज़िंदगी जियो अपनी। मैं चाहता हूँ कभी कभी तुम लोग सेलेक्ट हो जाओगे तो मैं फ़ोन किया करूँगा कि काम करते हैं ना, सैटरडे में चलते हैं गोवा घूमने। तुमको ये टेंशन ना हो कि यार गोवा में 20,000 खर्च हो जाएंगे, 25,000 खर्च हो जाएंगे। तुम कहो गोवा नहीं, मॉरिशस चल रहे हैं सर, मॉरिशस, तब आएगा मज़ा। सर गोवा बेकार है, कितनी बार जाओगे गोवा, मॉरिशस चल रहे हैं। फिर तुमको सर एक काम करते हैं ना, बैंकॉक चलते हैं, बहुत सुंदरता है वहाँ पे, सुनी है हमने, स्ट्रीट में घूमेंगे। ऐसी लाइफ तुम्हारी हो, ऐसी मेरी दुआएं हैं। और हमें वो ले चलना यार मेरे, बीच बीच में कभी कभार खर्चा अपना अपना बांट लिया करेंगे। भाई तुम भी कमा रहे हो, हम भी कमा रहे हैं, तो खर्चा आपस में बांट लेंगे, तो हमारी भी ज़िंदगी में थोड़ी सी रौनक आ जाएगी। भाई अकेले तो घूम ही रहे ठन गोपाल की तरह। ठीक है, चलो साहब, महत्वपूर्ण कर सुधार समितियाँ। सबसे पहली जो कर सुधार समिति है दोस्तों, वो है वांचू समिति। ठीक है, वांचू प्रत्यक्ष कर से रिलेटेड है, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। ठीक है, वांचू वॉच होती है, वॉच घड़ी आपको डायरेक्टली टाइम दिखा देती है कि नहीं दिखा देती? कोई वॉच है कोई, वो आपको प्रत्यक्ष समय दिखाती है। वो कुछ बेवकूफ़ तो बनाती रही है कि सीधे सीधे आपको टाइम दिखाएगी कि इतना टाइम आपका जा चुका है, उठ जाओ, जाग जाओ, कहाँ सो रहे हो। तो वॉच जो है आपको प्रत्यक्ष टाइम दिखाती है। ऐसे आप याद रखेंगे, वांचू समिति वॉच वाली, वॉच से वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ऐसे हल्की हल्की कहानी बना बना के याद करेंगे। फिर दोस्तों वाई.वी. रेड्डी समिति है, वाई.वी. रेड्डी, ये गवर्नर जनरल भी रहे हैं, ये वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये सब पैसे से रिलेटेड चीज़ों की अध्यक्ष भी रहे हैं। तो यानी आयकर जो छूट दी जाती हैं, पैसे वैसे पे तो लगता है आयकर। तो वाई.वी. रेड्डी का नाम सब पैसों को आपने नोट पे छपा भी देखा होगा। आप नोट देखना, 500 का नोट, अभी नए नोटों पे नहीं छपा, पुराने जो 500 के नोट थे उन पे सब पे वाई.वी. रेड्डी लिखा होता था, क्योंकि ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे। तो आयकर छूटों की समीक्षा करने के लिए वाई.वी. रेड्डी समिति का गठन किया गया था। अब दोस्तों अपन लोग चलते हैं एल के झा पे। ठीक है, एल के झा समिति है साहब। वांचू आपने समझ ली, वॉच तो डायरेक्ट टाइम दिखाती है, तो प्रत्यक्ष कर हो गया, प्रत्यक्ष समय दिखा रही है। जबकि रेड्डी जो है वाई.वी. रेड्डी, ये नोट पे इनका नाम छपा होता था, पुराने नोटों पे, नोट से आय होती है, तो यानी आयकर छूट से रिलेटेड है वाई.वी. रेड्डी। फिर एल के झा और रेखी, इन दोनों का आपस में इनडायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, एल के झा और रेखा, रेखा मतलब रेखी, तो ये एल के झा समिति और रेखी समिति का आपस में अप्रत्यक्ष संबंध है, यानी अप्रत्यक्ष कर से दोनों ही रिलेटेड हैं। कौन कौन? एल के झा और रेखी। ठीक है, रेखी रेखा कुछ भी समझ लो, रेखी समिति और एल के झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर दोबारा रिवाइज करेंगे। अभी तो रिवीजन करा करा ही मार देंगे आपको। ठीक है, याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, फिर राजा चलैया साहब आ गए दोस्तों। देखो ये राजा साहब है, जब राजा कोई होता है तो वो सुधार करता है कि नहीं करता है हर चीज़ में। तो राजा चलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। ठीक है, राजा है ना ये, तो भाई किंग है साहब, किंग ही तो सुधार करेगा चीज़ों का। तो राजा चलैया समिति का संबंध किससे हो गया? सुधार से। फिर एक पार्थ सारथी है। पार्थ किसको कहते थे? सारथी कौन थे? याद करो, पार्थ थे अर्जुन, महाभारत देखी है। सारथी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। तो भैया ये इतने बड़े बड़े दो लोग आ रहे हैं, अर्जुन और श्री कृष्ण जैसे, तो सुधार होगा कि नहीं होगा? यानी कि पार्थ सारथी समिति का संबंध भी कर सुधार से ही है। तो कर सुधार से दो समितियां हो गई, एक राजा साहब वाली राजा चलैया, एक पार्थ सारथी वाली, दोनों ही समितियां कर सुधार से रिलेटेड है। अगला है दोस्तों भूरे लाल। ठीक है, भूरे लाल भी देख लेते हैं।
तो देखो भूरे लाल हैं, वो मोटर वाहन कर से रिलेटेड है। तो कैसे याद रखोगे? मोटर वाहन का जो धुआं निकलता है वो भूरा भूरा धुआं निकलता है कि नहीं निकलता? भाई गाड़ी चलेगी तो धुआं निकलेगा, वाहन मतलब गाड़ी, धुआं निकलेगा, भूरा भूरा धुआं निकलेगा। तो भूरे लाल समिति कहाँ से हो गई? मोटर वाहन कर से। मतलब मुझे खुद हंसी आ जाती है कि मैं किस तरीके से आपको समझा रहा हूँ। मैं सारी सीमाएं मैंने पार कर रखी है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। भैया कैसे भी मोटर वाहन से धुआं निकल के हो या भूरे लाल से कैसे भी हो जाए। ठीक है, तो भूरा भूरा क्या होता है? धुआं। किसका? मोटर वाहन का। तो भूरे लाल समिति किससे रिलेटेड हो गई? मोटर वाहन कर से। फिर ये केलकर समिति हुई, इन्होंने केलकर पेलकर इनकी जो है ये दोनों से हैं। ये केला भी खा लेते हैं और पेला भी मचा देते हैं। ठीक है साहब, तो केलकर समिति का संबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों से ही हो गया। भाई बड़े आदमी है ना केलकर साहब, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के ही रिश्ते बना लेते हैं जी। समझ रहे केलकर पेलकर। ठीक है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही करों सुधारों से केलकर समिति का संबंध है। फिर ये रंगराजन, भैया ये रंगराजन आ गए, ये पेट्रोलियम उत्पादों पर कर लगाएंगे। ठीक है, रंगराजन समिति है ये पेट्रोल पर। ठीक साहब, पेट्रोल पर रंगराजन समिति संबंधित है। ठीक, बाकी तो सारी आपको समझ आई थी, दोबारा देख लो। वॉच डायरेक्ट प्रत्यक्ष कर वांचू समिति, वॉच प्रत्यक्ष समय दिखाती है ना। फिर रेड्डी, वाई रेड्डी का नाम नोट पर, नोट से आयकर हो गया। ठीक है, एल के झा और रेखी दोनों के इनडायरेक्ट रिलेशन थे तो अप्रत्यक्ष कर से दोनों हो गई। फिर राजा साहब और पार्थ सौरथी, ये दोनों भी आपको समझाया, दोनों कर सुधार करेंगे क्योंकि ये राजा हैं और ये भगवान है। फिर मोटर वाहनों का धुआं निकाल दिया भूरा वाला, तो भूरे लाल समिति का संबंध मोटर वाहन कर से है। फिर केलकर ने केला खाकर फिर है ना, केलकर पेलकर साहब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों हो गए। फिर ये रंगराजन ये भी है साहब पेट्रोलियम उत्पादों पर ये बढ़िया तरीके से कर लगाने की सिफारिश करते हैं, रंगराजन समिति। ठीक, अब दोस्तों थोड़ा सा अपन आगे समझते हैं। ये देखो अभी आपने राजा साहब सुने थे, राजा चलैया, यही वाले चलैया हैं ये। ठीक है, तो ये चलैया ने क्या किया था? सुधार किए थे कर सुधारों पर। और क्या सुधार किए मालूम है? बेचारे जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं उन पर इकट्ठा आयकर लगा दो। जी राजा हैं, देख रहा है विनोद, राजा को तो कर घटाना चाहिए था, हटाना चाहिए था, पर इन्होंने क्या किया? राजा चलैया ने जी कहा कि जितने बेचारे छोटे छोटे व्यापारी हैं इन पर एक मुश्त आयकर लगा दो। सही भी है, बुरा भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, दोनों ही है। मतलब एक मुश्त का मतलब है कि बार बार हर महीने टैक्स मत लगाओ, इकट्ठा लगा दो इन पर। जबकि राजा थे तो इसको तो ये ना कहना चाहिए था कि यार छोटे व्यापारियों पर कर ही मत लगाओ। ठीक है, राजा है, इन्होंने ये सिफारिश की, सिफारिश इनकी मानी भी गई थी। तो छोटे व्यापारियों पर एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश कौन सी कमेटी ने की है? चलैया कमेटी। ठीक है, राजा चलैया कमेटी। ओके, और इसी राजा चलैया कमेटी ने यह भी कहा था कि जो किसान भाई बहन हमारे 25,000 रुपया से ज़्यादा की इनकम कर लेते हैं उन पर भी टैक्स लगा दो। ऐसे तो राजा हैं, धुआं मचाए हैं। छोटे व्यापारियों पर एक मुश्त आयकर लगा दो, और जो बेचारे गैर कृषक हैं, किसान भाई बहन नहीं, सॉरी गलती हो गई सर, गैर कृषक लिखा हुआ है ये ना। गैर कृषक मतलब जो खेती बाड़ी नहीं करते लेकिन गांव देहात में दुकान चलाते हैं और ट्रैक्टर चलाते हैं, ऐसे जो लोग जो खेती बाड़ी नहीं कर रहे लेकिन छोटे छोटे लोग काम कर रहे हैं, अगर उनकी इनकम 25,000 रुपया से ज़्यादा है तो ठोक दो उन पर टैक्स, वो भी कृषि आयकर। बताओ, ऐसे राजा हैं। बताने में समझाने में भी शर्म आ रही है कि 25,000 रुपये कोई ऐसी रकम नहीं होती कि उन पर भी आयकर लगा दिया जाए। राजा चलैया तुम तो मरोगे ही और हमारी बद्दुआ लेके जाओगे तुम। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपने ये भी समझ लिया पूरा टैक्स वैक्स। अब अपन समझते हैं जीएसटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। टैक्स कहते हैं टैक्स, ये वाला टैक्स होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। तो हिंदुस्तान में दोस्तों जो जीएसटी लॉन्च किया गया वो संविधान संशोधन के जरिए किया गया था। 101वां संविधान संशोधन था वो। कौन सा था? 101वां, शुभ संख्या है साहब, 101वां संविधान संशोधन 2016 में ये हुआ और 1 जुलाई 2017 में ये जीएसटी इंडिया में एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। 101वें संविधान संशोधन 2016 के माध्यम से 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंडिया में लागू हुआ।
5 कर स्लैब्स इस जीएसटी में बनाई गई। कर स्लैब का मतलब होता है कि जैसे मान लो जूता खरीदना है आपको, तो 5 टैक्स की दरें बनाई गई हैं। तो जूते को किसी एक कैटेगरी में डाला जा सकता है, या तो 0% मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा, या 5% टैक्स लगेगा, 12% लगेगा, 18% लगेगा, या 28% लगेगा। ये जीएसटी काउंसिल तय करती है। कुल मिलाकर 5 दरें हैं, या तो 0%, या 5, या 12, या 18, या 28। कितनी कर स्लैब है? 5। ठीक है। कहीं कहीं आपको 4 कर स्लैब्स भी देखने को मिलेंगी, इसलिए ये प्रश्न अब आता ही नहीं है कि कितनी कर स्लैब है। कुछ लोग 0% को टैक्स स्लैब्स में मानते ही नहीं है। एनसीईआरटी में माना गया है, जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें लिखा है, लेकिन कई स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं भी लिखा। इसलिए इसमें अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें, आप टेंशन मत लेना। ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि कितनी कर स्लैब्स हैं। 0 को मान लो तो 5 है, 0 को ना मानो तो 4 है, जैसा सही हो जाए। ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई हैं। क्या क्या रखा है बाहर? देखो, पौआ सबसे पहले पौआ बाहर किया गया, एल्कोहल। ठीक है साहब, दारू, दर्रा, फर्रा, परुआ, पौआ, बोतल, देसी ठर्रा, किसी पर जीएसटी के दायरे, मतलब जीएसटी के दायरे से इनको बाहर रखा गया है। ठीक। एक पेट्रोल, एक डीजल, एक प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन ईंधन। देखो, पौए से भी तो आग लग जाती है, मतलब जो आग लगाने वाली है, देखो पेट्रोल से भी आग लग जाती है। या ऐसे समझ लो, फ्यूल ईंधन है एक तरीके से। पौआ भी तो ईंधन है भाई साहब। अच्छे अच्छे अगर पौआ पी लेना तो ऐसी उनके अंदर एनर्जी आएगी कि कुतुब मीनार हिला देंगे वो। तो ये भी तो ईंधन है, उड़ जाएंगे एकदम पौआ पी के। तो एल्कोहल भी भाई साहब अपने आप में ईंधन ही होता है। ठीक है। तो एल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और टरबाइन ईंधन। एविएशन मतलब उड़ने वाले के लिए, हवाई जहाज के लिए जो ईंधन चाहिए, वो सारे ईंधन पीधन ये सब जीएसटी से बाहर रखे गए हैं। ठीक है। ठीक साहब। तो एल्कोहल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गई, टरबाइन ईंधन, ये सारे ईंधन फीधन सब जीएसटी से बाहर हैं। जीएसटी दोस्तों एक गंतव्य आधारित कर है। कैसा कर है? ये स्टेटमेंट आ गया है यूपीएससी में। कैसा कर है? गंतव्य आधारित कर। अब इंग्लिश में कहते हैं इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये क्या होता है गंतव्य आधारित कर? चलो समझाते हैं साहब। ठीक है। कुल मिलाकर उस स्थान पर वसूलना जहां खपत होती हो, ना कि उस स्थान पर वसूलना जहां इसका उत्पादन होता हो। ठीक है। गंतव्य आधारित कर का मतलब होता है कि वहीं पे इसको वसूलेंगे जहां पे कंजप्शन हो रहा है। ठीक है। अगर टॉफ़ी तुम घर में बैठ के खा रहे हो तो घर में जिसको वसूला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इसकी खपत हो रही है। वहाँ नहीं वसूला जाएगा कि जहाँ पर टॉफ़ी प्रोडक्ट मतलब बनाई जा रही है। टॉफ़ी की फैक्ट्री में जीएसटी नहीं लगेगा। टॉफ़ी पर जीएसटी लगेगा जब तुम इसे खा रहे होगे। समझ रहे हो? जहाँ पर खपत होगी वहाँ पर वसूलेंगे, ना कि जहाँ पर उत्पादन होगा वहाँ वसूला जाएगा। इसको कहते हैं गंतव्य आधारित कर। डेस्टिनेशन क्या चीज़ है? ठीक है। डेस्टिनेशन का मतलब यही तो है कि जहाँ फाइनली उसको यूज़ किया जा रहा है वहाँ पर टैक्स लगेगा। ठीक साहब। ओके। इसको कहते हैं गंतव्य आधारित कर। ठीक। इस तरीके से दोस्तों आपने जीएसटी के बारे में भी थोड़ा सा समझ लिया। सिंपली है कि 101वां संविधान संशोधन 2016 से 1 जुलाई 2017 में शुरू हुआ। 5 तरह की स्लैब है। अगर 0 को मिला लो, 0 को हटा लो तो 4 तरह की हैं। 0, 5, 12, 18, 28। 0, 5, 12, 18, 28। फिर ये सभी प्रकार के ईंधन जितने भी गैस, फैस, अहुआ पहुआ, सभी ईंधन जितने हैं सबको जीएसटी से बाहर रखा गया है। और जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब है वहाँ पर टैक्स लगेगा जहाँ पर खपत हो रही है, ना कि वहाँ पर जहाँ पर इसकी उत्पादन या बिक्री हो रही है। ठीक है। ओके। और बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है लाइफ में। धुआं मचाए रखो भाई साहब लाइफ में, एकदम कोई टेंशन लेनी नहीं है। तुम बस जॉब लगाओ, फिर देखो धुआं ही धुआं होगा इलाका। ठीक है। अब क्या है, गर्मी चल रही है, भीषण गर्मी चल रही है भाई साहब। पसीने में हम तो लथपथ हैं ही, बाकी आप लोग भी खूब पसीना बहा रहे होगे। ठीक है। खून मत बहा देना किसी का, बस पसीना ही पसीना बहाना। ठीक है। अपना एकदम बढ़िया टनटनाते हुए मेहनत करो, सब बढ़िया होगा। देखना फिर आपके पास इतना धीरे धीरे पैसा होगा कि एक एसी खरीदोगे, फिर दूसरी एसी खरीदोगे, फिर तीसरी एसी खरीदोगे, फिर एसी का बड़ा सा बिजनेस भी कर लेना। इतनी एसी खरीद ली तो फिर शादी हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा ना। फिर क्या है, फिर तो गर्मी में एसी में और सर्दी में कंबल में शादी के बाद तो मज़ा आ जाएगा। और क्या है? आ जाना बढ़िया। क्या कहते हैं हमारे पापा, कहते हैं
बहुत अच्छी कहावत है ऐसी सर्दी गर्मी को लेके, याद नहीं आ रही मुझे, मस्त अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, बहुत कॉमेडी वाली कहावत है, वो आपको सुनाता मैं, पर चलो कोई नहीं, बाद में आएगी तो बाद में सुनाएंगे। शादी तो करनी ही है, कई लोगों की शादी अपनी मोहब्बत से होगी, कई लोगों की शादी दूसरे की मोहब्बत से भी होगी, है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, ये भी होगा साहब, ये भी देखना है। बाकी संभव भैया तो तैयारी बैठे तुम लोगों का ब्याह एक दूसरे से करवाने के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाऊंगा बढ़िया सा सेट, उसमें आपस में एक दूसरे की सबकी सेटिंग करा दूंगा। ये देखो इस लड़की का संबंध इस लड़के से करा दिया, ये देखो उसका संबंध उससे करा दिया और खुद बीच में बैठ के मतलब आराम से बंदर मामा बन के बैठूंगा, दो बिल्ली मौसियाँ जब लड़ेंगी तो बीच में रोटी में खा जाऊंगा ठीक साहब, ऐसी तूफानी आइडिया लाता रहता हूँ अपने दिमाग में। मतलब दिल जोड़े बनना है ना, घर जोड़े होता है, शादी जोड़े, वैसे दिल जोड़े, कई लोगों के दिल मिलवाऊंगा आगे, तुम ही लोगों से मिलवा दूंगा, आपस में किसी ना किसी की सेटिंग करवाई दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन लोग, ठीक। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी संरचना, क्या बवाल है ये? कुछ बवाल नहीं है, सिंपली है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है इसमें। देखो एक जीएसटी की दरें क्या होंगी, मीटिंग करने के लिए, करो मीटिंग, खेलो मीटिंग, अलुआ मीटिंग, तो वही समोसा चाय चटनी चलती है इसमें, ऐसा कुछ तोप नहीं है। एक मीटिंग करने के लिए एक बढ़िया सा काउंसिल बना रखा है जीएसटी काउंसिल के नाम से, जीएसटी परिषद। इस जीएसटी परिषद का जिक्र दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में भी किया गया है, संविधान में भी किया गया है। इसको कहते हैं जीएसटी परिषद। अनुच्छेद 279A में जीएसटी काउंसिल का उल्लेख है। 279A, अबे 2 और 7 9 होते हैं कि नहीं होते हैं? तो 2 और 7 9 होते हैं, तो जीएसटी के लिए 279A अनुच्छेद है, ठीक, जीएसटी काउंसिल के लिए। इस जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग खेली जाएगी उसका अध्यक्ष कोई होगा, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो इंडिया के रहते हैं वो रहते हैं जीएसटी काउंसिल के चीफ। तो इस वक्त निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो वो चीफ हो गई, कल को कोई और हो जाएगा तो कोई और हो जाएंगी साहब, ठीक है। इसका अध्यक्ष तो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वित्त मंत्री, लेकिन उपाध्यक्ष कौन होगा? तो दोस्तों हर साल बदलता है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, राज्य सरकार हैं, जैसे यूपी की है, एमपी की है, राजस्थान है, ये जितने राज्य हैं ना, इनके कुछ मंत्री होते हैं, उन्हीं में से आपस में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कर करके जो है सेलेक्ट कर लिया जाता है। इस साल यूपी का कोई मंत्री है उसको उपाध्यक्ष बना देते हैं, उपाध्यक्ष है ना ये, फिर अगली साल एमपी का बना लेंगे, फिर उसके अगली साल राजस्थान का बना लेंगे, ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 करके आपस में ये चुन लेते हैं उपाध्यक्ष को, जबकि अध्यक्ष तो फाइनल वित्त मंत्री बनना ही है। फिर साहब दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि करो मीटिंग, खेलो मीटिंग, अलुआ मीटिंग कब शुरू होगी? जब टोटल मेंबर्स का 50% लोग चाय समोसा चटनी खाने आ जाएंगे, यानी मीटिंग तभी शुरू होगी जब आधे लोग कम से कम मीटिंग में आ जाएं। मान लो 100 लोगों की मीटिंग होनी है, तो जब तक 50 लोग नहीं आएंगे तब तक चाय नहीं बटेगी, ठीक है, याद रखना भाई। बारात शादी में होता है कि नहीं होता, जब तक बारात नहीं आएगी चाउमीन नहीं शुरू होगी, खाना मतलब चाउमीन नहीं मिलेगी, पानी भले ही पीते रहो, ठीक है। तो ऐसे ही जब तक 50% लोगों का कोरम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक समोसा चटनी पैक करके रखे रहेंगे, कोई मीटिंग नहीं चलेगी, ठीक है, ओके। भले ही वित्त मंत्री आके बैठ जाएं, लेकिन जब तक आधे लोग नहीं बैठे हैं तब तक कोरम पूरा नहीं माना जाएगा, और कोरम पूरा होने के बाद ही चाय की चुस्की और समोसा की डुस्की चलेगी, ठीक साहब। फिर आगे देखते हैं कि वैल्यू कैसे नापी जाएगी इस काउंसिल की। मतलब वोटिंग होगी ना, जैसे कई 100 लोग बैठे हैं साहब, तो कोई डिसीज़न लिया गया तो उस डिसीज़न से कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग सहमत नहीं हैं, तो वोटिंग होगी। तो स्टेट के वोट की वैल्यू 2/3 है, कितनी बड़ी बात है, जबकि सेंट्रल यानी केंद्र के वोट की वैल्यू 1/3 ही है। समझ पा रहे हो, यानी स्टेट की वैल्यू ज़्यादा दी गई है। यूपी का कोई बंदा है, उसके अगर वो वोट डाल रहा है तो 2/3 उसकी वैल्यू हो जाएगी, लेकिन अगर भारत सरकार का कोई बंदा बैठा हुआ है उसकी वोट की वैल्यू 1/3 ही रहेगी, है ना। अच्छी बात है, याद रखना ये वाली बात। बाकी तो हमने कहानी सुनाई है आपको बढ़िया से कि 2/3 स्टेट की वैल्यू है, जबकि सेंट्रल की वैल्यू 1/3 है। अब फाइनल डिसीजन दोस्तों तभी लेंगे जब 75% मेजॉरिटी किसी डिसीजन में यस कर देगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई 100 लोग थे तो 51 लोगों ने कह दिया यस 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 तो मान ली जाए ना,
75 लोग कहेंगे कम से कम तभी मानेंगे, यानी 75% बहुमत जब होगा तभी किसी डिसीजन को यस किया जाएगा। किसमें? जीएसटी काउंसिल में। ठीक, क्लियर है। अध्यक्ष कौन हो गए? वित्त मंत्री। उपाध्यक्ष राज्य सरकार आपस में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे हो करके बना लेंगी। फिर ये पार्टी कब शुरू होगी? जब 50% लोग आ जाएंगे, आधे लोग आ जाएंगे। वैल्यू क्या है? राज्य की वैल्यू 2/3, जबकि सेंट्रल की वैल्यू 1/3। 75% मेजॉरिटी होगी तभी डिसीजन यस होगा। 279A अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद की मतलब संविधान में उल्लेख किया गया है। इस तरीके से दोस्तों आपका पूरा का पूरा कर वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। देख रहा है विनोद कैसे टॉपिक पर टॉपिक उड़ाए जा रहे हैं हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। क्या फ़ायदा आपका धुआं निकल जाए, बहुत सारे फैक्ट हो गए। ठीक, बाकी हमने पूरा पीडीएफ बना के रखा है, कल फिर ले आएंगे आपके संग क्लास। करंट अफेयर्स की दोस्तों भी हम आपके लिए क्लास ले आएंगे। आज मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं, नहीं तो मैं आज करंट भी दे देता आपको और इकोनॉमिक्स भी दे देता। ठीक है, ओके। अब अभी जाने से पहले दोस्तों आप 2 सवालों के कमेंट बॉक्स में आंसर दो, उसके बाद फिर कमेंट करके फिर जाना। ठीक है, पहला जो सवाल है वो ये है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ था? काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा दोस्तों आपको बताना है कि हेरोड डोमर मॉडल, जो हेरोड डोमर मॉडल है वो किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, तब आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके वो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स हमने समझाने का प्रयास किया। अभी तो कुछ चीज़ें रह गई हैं, 2-3 वीडियो में वो भी कवर हो जाएंगी। कोशिश कर रहे हैं दोस्तों आपको लगातार चीज़ें देने की। ठीक है, बाकी गाने आने गाओ है, यूँ तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। तो वैसे ही दुनिया बदल दो। ठीक है, ओके, शुक्रिया।